सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होने लगता है कि नहीं होगा, इसके लिए क्या करें। मैं क्योंकि प्रॉपर टाइम तो हम देते हैं जो डे स्ट्रेटजी है उसमें, लेकिन कभी कभी ये डाउट होने लगता है। I think this happens with each and every aspirant. मेरे साथ भी होता था, मुझे भी सेल्फ डाउट होता था, और स्पेशली जब 2 बार से प्रीलिम्स नहीं हो रहा था तो कॉन्फिडेंस एकदम नीचे चला गया Yes, था। ma'am. कुछ भी मतलब आई वॉज प्रिपेयरिंग पर पता नहीं था कि ठीक कर रही हूँ मैंने। तो सेल्फ डाउट के लिए आई थिंक यही है कि जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसमें आप ट्रस्ट रखो, ठीक है। और जितनी भी आपको मिस्टेक्स करनी है वो आप एग्ज़ाम से पहले कर लो, ताकि एग्ज़ाम में जाके कोई मिस्टेक ना हो। जैसे प्रीलिम्स अगर एक हर्डल है तो उसके लिए आप PYQs बहुत ज़्यादा सॉल्व करो। जैसे मुझे प्रीलिम्स मेरा क्रैक नहीं हो पाया था तो मैंने इस अटेम्प्ट में आई थिंक मोर देन 50 मॉक्स दिए थे, ताकि मेरा जो सेल्फ डाउट है और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो आप वही है कि हार्ड वर्क करोगे और फीडबैक जब आपको मिलेगा तो उससे आपका सेल्फ डाउट थोड़ा सा क्लियर होगा। ऑल्सो आप ये योगा मेडिटेशन ये मुझे भी बहुत हेल्प किया। मैं कंटिन्यूसली मतलब हर रोज़ मैं योगा करती थी, वॉक करती थी, और जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ है ये सब करती थी। ये भी हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। Hi ma'am, हेलो। my name is Abhimanyu Yadwanshi and I am from Bhopal. And my first question is, how to grow personality? सॉरी यू आर नॉट ऑडिबल। Ma'am, I asked how to grow personality. Pers- yeah. And my second question is, on how to monitor yourself. I am preparing well or not. How to monitor yourself? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं मतलब अपने आप को मॉनिटर करने में। आंसरिंग योर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, पर एक मुझे जो सर ने अभी बताया डायरी का एक यहाँ पे कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसमें आपकी हर एक्टिविटी आपको रिकॉर्ड करनी है। और सेल्फ मॉनिटर का आई थिंक इट्स अ गुड टूल टू यूज़। उसके अलावा सेल्फ मॉनिटर के लिए यही है कि आप अपने पीयर से रिव्यू लो, ठीक है। जो भी आप टेस्ट दे रहे हो देखो कि आपका स्कोर इम्प्रूव हो रहा है या नहीं। तो एक ये है कि क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक होगी तो स्कोर आपका इम्प्रूव होना चाहिए, राइट। तो आप जो टेस्ट हैं वो सॉल्व करें प्रीलिम्स के लिए। जितने MCQs आप सॉल्व कर सकते हैं वो कीजिए। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें, तो उसके लिए आई थिंक योगा एक्सरसाइज विच आई नो वर्क फॉर मी एंड आई थिंक इट शुड वर्क फॉर एवरीवन हियर। उसके अलावा जो भी आपकी हॉबी है आप उसको परस्यू कीजिए, जिससे कि आप रिजुविनेट हो। जैसे आपकी कोई भी हॉबी है उसको परस्यू करने के बाद जब आप दोबारा पढ़ने बैठते हो तो आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन पहले से ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ ऐसी सेटिंग में आपको अपने पीयर्स से इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है, तो आप हेल्दी डिस्कशन कीजिए अपने पीयर्स से जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, या फिर जो भी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ है वो डिस्कस करो। तो आई थिंक वो हेल्प करेगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। मैम, आपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल क्यों लिया और इस पूरी तैयारी के दौरान ऑप्शनल को कैसे मैनेज करें, और प्रीलिम्स के पहले तक ऑप्शनल को कितना कंप्लीट हो जाना चाहिए, आई थिंक कितना उसका रिवीजन हो जाना चाहिए, और किस तरीके से उसका पूरा मेंटेन करना चाहिए कि ऑल ओवर मेंस के टाइम तक वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए और समझ में आए कि हाँ इतना करना है। ऑप्शनल का जो है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है मेंस में। हमें पता है कि 500 मार्क्स का ऑप्शनल आता है, तो उसको डिसाइड करना कौन सा ऑप्शनल चूज़ करना है उसमें थोड़ा टाइम लेना है। हड़बड़ी में नहीं लेना है कि ये ऑप्शनल अच्छा काम कर रहा है, इस टॉपर इस ऑप्शनल से है, फर्स्ट रैंकर का ये ऑप्शनल है तो मैं भी ये लूँगा या लूँगी, ये नहीं करना है। जो मैंने क्यों कैसे चूज़ किया सोशियोलॉजी मैं बताती हूँ। मुझे कुछ ऑप्शनल्स थोड़े अच्छे लगे UPSC में, जैसे एक सोशो था, एक एंथ्रो और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 3 ऑप्शनल्स मुझे ठीक लगे थे। फिर मुझे लगा कि आई शुड गो थ्रू देयर सिलेबस, कि सिलेबस कैसा है, मैं कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं। तो जब मैंने सिलेबस देखा
तो मुझे सोशो और एंथ्रो ठीक लगा, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस बहुत ज़्यादा था, तो मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया अपने उससे। फिर एंथ्रो और सोशो में मुझे चूज़ करना था जब, तो एंथ्रो में मैंने देखा जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है वो आई थिंक उसमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, या फिर वो मैं नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मैंने सोशो फाइनली डिसाइड किया। तो इंटरेस्ट जो है दैट शुड बी द गाइडिंग फैक्टर, कि आपको कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है, बिकॉज वेटेज उतना ज़्यादा है ऑप्शनल का, आपको उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। प्रीलिम्स के बाद स्पेशली आपको हर दिन अपना ऑप्शनल पढ़ना ही है, ऑप्शनल को हर दिन टाइम देना है। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो उसको पढ़ना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट अब प्रीलिम्स से पहले कितना करना है सोशो को या ऑप्शनल को, तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जानी चाहिए पूरे सिलेबस की। अपने नोट्स बना लो, ताकि क्योंकि मेंस के बाद आपके पास 2 या 3 महीने होते हैं और आपको उसको बार बार रिवाइज करना है, आंसर राइटिंग भी करनी है, बाकी भी सब्जेक्ट से जिनके आंसर राइटिंग करनी है, ऐसे भी लिखना है, बहुत सारा कुछ होता है मेंस के बाद। तो नोट्स अपने आपके तैयार हो जाने चाहिए। हर ऑप्शनल जो भी आपका ऑप्शनल है उसके आप सेल्फ नोट्स रेडी करो। ऐसा नहीं है कि किसी टॉपर के नोट्स अवेलेबल है तो उसी से ही पढ़ लिया, आप रेफ़र कर सकते हो, लेकिन आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा आंसर राइटिंग में और फाइनली एग्ज़ाम में अच्छे से लिखने में। तो नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाने चाहिए बिफोर प्रीलिम्स। Myself Akansha, and I am Gurukul batch student from Ojanga IS Academy. Firstly, ma'am, I say that very heartful thanks, respected ma'am, to give opportunity our precious time ask question. My question is, ma'am, how to deal UPSC exam pressure? And second question is, ma'am, how to thought increase in UPSC exam and how to represent in mains exam and interview? सबसे पहले एग्ज़ाम प्रेशर जो है उससे कैसे डील करना है, तो उसके लिए अगेन एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जो भी आपकी हॉबी है, ऐसा कुछ भी आप अपनी डेली स्केड्यूल में इंक्लूड करो, जिससे कि जो मोनोटनी है एग्ज़ाम की वो ब्रेक हो जाए, ठीक है, और जिससे आपको अच्छा लगे। देखो ऐसा होता है कि हमारी टेंडेंसी क्या रहती है कि ऐसा रहता है कि आज ही हम सब कुछ पढ़ लेंगे। हम जब अपने टारगेट सेट करते हैं तो ये रहता है कि आज ही सब कुछ पढ़ लेंगे, फिर 2-3 दिन पढ़ाई नहीं हो पाती है, ऐसा होता है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा होता था कि पहले दिन तो बहुत हार्ड वर्क कर लिया, फिर 2-3 दिन छुट्टी, अपना मज़े किए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको हर दिन काम करना है, थोड़ा थोड़ा काम करना है। ऐसे टारगेट्स सेट करो जो कि आप अचीव कर पाओ। ऑल्सो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या होता है कि कंपटीशन इतना हाई है और ऐसा होता है कि जो टॉपर ने बोल दिया मुझे भी वही करना है, पर ऐसा हो सकता है कि उसमें शायद मैं पहले से ही अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मुझे कुछ और भी करने की ज़रूरत है। तो अपना आइडेंटिफाई करो कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे 2 प्रीलिम्स ना होने के बाद मुझे लगा कि हिस्ट्री जो है वो मेरा वीक है, तो मैंने हिस्ट्री पे बहुत काम किया थर्ड अटेम्प्ट में। मैंने हिस्ट्री को मतलब 1-2 जगह से पढ़ा, बहुत ज़्यादा रिविज़न करा, हिस्ट्री के टेस्ट लगाए, ताकि हिस्ट्री में मैं ना फेल हो जाऊँ, क्योंकि हिस्ट्री का अगर हम देखें तो वेटेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है प्रीलिम्स में। तो अपनी आप मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, साथ साथ कोई भी एक्टिविटी परस्यू करो, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है योगा की, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, आप उनको अवेल करो। उसके बाद मेंस में वही है, मेंस का सिलेबस विल हेल्प। मेंस का सिलेबस देखो, हर टॉपिक से नोट्स बनाओ, ठीक है, और फिर उसको ही रिवाइज करो। मोटिवेशन का टूल जो है वो हमारे अंदर होता है, दैट इज़ विद इन अस। क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है ना वो बहुत छोटे समय के लिए तो रह सकता है, किसी हमने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली या फिर किसी ने हमसे कोई मोटिवेशन भरी कोई कहानी बता दी तो हम मोटिवेट हो गए, लेकिन जब खुद पढ़ने बैठेंगे तो फिर वो मोटिवेशन चला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप यूपीएससी क्यों कर रहे हो। यू शुड हैव आंसर टू दिस क्वेश्चन कि मैं यूपीएससी क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ।
अगर आपको वो क्लियर है ना कि हाँ मेरा गोल ये है, मुझे नेशन को सर्व करना है, या फिर मेरे को ये जॉब चाहिए क्योंकि इसमें ये एडवांटेजेस है, ये इसमें बेनिफिट्स है, अगर वो क्लियर है तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। हैविंग सेड दिस, जो सेल्फ डाउट है या फिर जो लोज हैं वो हर कैंडिडेट फील करता है। कभी कभी मोटिवेशन की कमी हर किसी को होती है, पर वो लंबे समय तक नहीं हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि आप 5-6 दिन तक कुछ काम ही नहीं कर रहे हो क्योंकि आप मोटिवेटेड नहीं हो। अगर आपका ये क्लियर है कि मैं यूपीएससी इसलिए कर रहा हूँ या इसलिए कर रही हूँ, तो आप मोटिवेटेड रहोगे, एक्सेप्ट फॉर वो स्मॉल स्पैन्स ऑफ टाइम्स जब आपको लगेगा कि हाँ अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। तो ये है। एथिक्स के लिए वही यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें बहुत सारे वर्ड्स मेंशन्ड है, जैसे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ठीक है, प्रॉबिटी मेंशन्ड है, कंपैशन या फिर जो भी टर्म्स हैं उन पे छोटी छोटी डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी है लिखना, क्योंकि अगर आपको उनका मीनिंग क्लियर नहीं है तो आप उस टॉपिक पे लिख नहीं पाओगे। देखो जो भी उसमें कीवर्ड्स मेंशन्ड है उन सब की डेफिनेशंस आप अपने नोट्स में लिख लो। वो डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। अब वो डेफिनेशन गूगल करो या फिर जो भी मटेरियल आपको यहाँ से मिल रहा है आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पूरा सिलेबस का अपने नोट्स बनाओ, फिर उसको बार बार याद करो। सोर्स कोई भी हो सकता है, सोर्स इतना मैटर नहीं करता जितनी की रिविजन मैटर करती है, और जितना ये मैटर करता है कि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा है या नहीं, ठीक है। एथिक्स का ये कर सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी ऐसे ही मैंने, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में एक ही क्वेश्चन आता है या फिर कई बार तो नहीं भी आता है, पर हमें तो अपना कंप्लीट करना ही है सिलेबस एनीवे, क्योंकि हमें नहीं पता यूपीएससी क्या पूछ ले। तो उसके लिए आप कोई भी मटेरियल उठाओ जो भी आपको मिल रहा है यहाँ से, सर जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आप नोट्स बना लो अपने छोटे छोटे। अगेन नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे रिवीजन ही नहीं कर पाओगे। सिलेबस उठाओ, देखो सिलेबस में क्या मेंशन्ड है, कोई भी सोर्स उठाओ, उससे अपने नोट्स बनाओ, उससे रिवाइज़ करो और वही फिर रिप्रोड्यूस हो पाएगा फाइनल एग्ज़ाम में। तो मैंने 4 अटैम्प्ट दे दिए मैम यूपीएससी के। जी, लेकिन मैम कोई सेल्फ स्टडी उसके बाद कोई भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह या कुछ नहीं किया। तो मैंने सर की ओजांग सर की वो देखी एकेडमी पर, तो उसके ज़रिए से फिर मैंने सर ने बोला कि भाई इस पर एनसीईआरटी का बैच आप ज्वाइन कीजिए, आपको कोई सेल्फ स्टडी कोई वगैरह सिलेबस वगैरह आपके पास कुछ नहीं है। तो सर ने बताया तो फिर मैंने एनसीईआरटी का बैच ज्वाइन किया। बट मैम इसके बाद में ये धड़कन बढ़ती रहती है कि मैम कि कब प्रिपरेशन होगा, इतने साल हो गए अटैम्प्ट देते हुए, लेकिन आपको कोई सेल्फ स्टडी से कोई वो नहीं मिल पाया है। तो मैम इसके बारे में थोड़ा सा हमारे लिए बताएंगे आप? बस आपसे यही सवाल। देखिए यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप नहीं करोगे तो यूपीएससी नहीं होगा, वो आप कीजिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही करने हैं, सिलेबस को अच्छे से देखना ही है। एनसीईआरटी से फाउंडेशन आपका बनेगा। फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमिक्स के लिए कोई बुक है, तो उसको पढ़ के आप अपने नोट्स बना लो अगर बना सकते हो, और अगर आप बुक में से पढ़ सकते हो तो बुक से ही पढ़ो, पर उसको बार बार रिवाइज़ करो, बार बार उसको रिवीजन जी। अपनी जो भी आपने बुक लिस्ट एक तैयार की है उसको बार बार रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़नी है तो उसके लिए आपको उसको मिनिमम 7-8 बार रिवाइज़ जब तक नहीं करोगे, वहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन। तो आप रिवाइज़ करने पे ध्यान दो। और सीसैट अगर आपका हर्डल है तो सीसैट पे भी फोकस कीजिए। डे 1 से ही सीसैट को भी सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। मैम सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ जहाँ का अकेडमी में। थैंक यू। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि एक पेपर है यहाँ पे सोशल जस्टिस, तो मैम आपने सोशल जस्टिस के लिए कैसे प्रिपरेशन की? क्योंकि मैम ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आपने सोशल जस्टिस के लिए कैसे प्रिपरेशन की? सोशल जस्टिस जो है वो करंट अफेयर से काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स है, या फिर ये GS2 में आपका लिखा भी हुआ है गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, वो साथ में ही है। तो जो भी मटेरियल आप कोई भी उठा सकते हो, और जो भी करंट अफेयर में जैसे कोई भी स्कीम चल रही है
या फिर उसमें सिटीज़न चार्टर भी मेंशन्ड है, एक टर्म रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी मेंशन्ड है। तो आप उस पर छोटे छोटे नोट्स बनाओ। देखो सोर्स मैटर नहीं करता और मार्केट में बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, मटेरियल की कोई कमी ही नहीं है। आप उससे अपने नोट्स बना लो, जो भी कीवर्ड्स मेंशन्ड है। अगेन मैं इस पे एम्फेसाइज कर रही हूँ, जो भी सिलेबस में टर्म्स मेंशन्ड है, जैसे आपने सोशल जस्टिस वाले पेपर की बात की तो उसमें वेलफेयर स्कीम्स का मेंशन है, सिटीज़न चार्टर मेंशन्ड है, गुड गवर्नेंस मेंशन्ड है। तो इन सब पे आप छोटे छोटे नोट्स बनाओ और उनको बार बार रिवाइज करो और उसको लिखो अपने आंसर्स में। और मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैम बहुत लोग कहते हैं करंट अफेयर्स, ये मैम 1 साल का पढ़ना चाहिए, 1.5 साल का पढ़ना चाहिए कि मैम कितना मंथ का पढ़ना चाहिए? आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी इसकी? करंट अफेयर्स को लेके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। पर आई थिंक स्टैटिक जो है उस पे फोकस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, करंट अफेयर्स को समझना इजी नहीं है, ठीक है। स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करना है और कोई भी एक न्यूज़पेपर उठा लो, आप वहाँ से करंट अफेयर पढ़ो। ऐसा नहीं है कि 1.5 साल का पढ़ना है या 1 साल का, जब से आप इस प्रिपरेशन में हो आप तब से बस पढ़ो, ठीक है। जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है पर वो नहीं छूटनी चाहिए। ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है। देखो यूपीएससी भी कोई भी ईयर का करंट अफेयर पूछ सकता है, तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि आपको इतने ही टाइम का पढ़ना है, पर डेली थोड़ा थोड़ा आपको अवेयर रहना है कि क्या चल रहा है। तो दैट यू हैव टू डू। ओके मैम, थैंक यू। सी प्रीलिम्स और मेंस का बहुत ज़्यादा ओवरलैप भी है सिलेबस का, ठीक है। तो आप पहले जब जैसे अगर मैं आज से तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए, तो अभी मैं अपना ऑप्शनल पे ध्यान दूंगी, क्योंकि जब प्रीलिम्स नज़दीक आ जाएगा तो मैं मेंस की तैयारी नहीं कर पाऊँगी। उस टाइम तो मुझे प्री ही पढ़ना है, पर अभी मैं मेंस पर ध्यान दे सकती हूँ। और मेंस में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है? ऑप्शनल पे। ऑप्शनल आपका रेडी होना चाहिए विद नोट्स एंड विद ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको ऑप्शनल की। तो अभी आप ऑप्शनल करो। उसके अलावा आप एथिक्स को थोड़ा बहुत देख सकते हो, एथिक्स ऐसे, ठीक है। वो आप साथ साथ मतलब जैसे प्री की तैयारी कर रहे हो तब एक दो आंसर आपने डेली लिख लिए, ताकि ये फील होता रहे कि हाँ हम मेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं। रही बात GS 1, 2 और 3 की, तो वो जो आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी करोगे वो आपका मेंस में भी काम आएगा, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेंस का अलग है प्री का अलग है। दोनों का जब प्री के लिए पढ़ते हो तो मेंस की भी तैयारी हो जाती है, पर जो मेंस में चीज़ें अलग हैं, जैसे ऑप्शनल अलग है, एथिक्स अलग है, ऐसे अलग है, तो उन पे आप काम करो बिफोर योर प्रीलिम्स। और फिर जब प्रीलिम्स पास आ जाता है, जैसे 3 महीने 4 महीने रह गए हैं, तो आप प्रीलिम्स को बस प्रीलिम्स ही अच्छे से पढ़ो, क्योंकि प्रीलिम्स इतना डिफ़िकल्ट हो गया है। अगर हम पिछले 2-3 साल से देखें तो प्रीलिम्स को ही टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सी इंटरव्यू का नाम ही है पर्सनालिटी टेस्ट, राइट। तो आपका ओवरऑल जो पर्सनालिटी है आप वहाँ जाके वो रिफ्लेक्ट करते हो, लेकिन उस पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको कुछ चाहिए, ठीक है। और वो है डैफ, जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हो, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आप किस होम टाउन से हो, आपका स्टेट कौन सा है, क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। उसके अलावा आपने जो भी प्रिपेयर किया उसको आर्टिकुलेट करके डिलीवर करना आना चाहिए। तो उसके लिए आप हर रोज़, वही मैंने जैसे पहले बताया कि अपने पीयर जो आपको यहाँ पे मिल रहा है उससे आप हेल्दी डिस्कशन करो। जो भी न्यूज़ में चल रहा है, करंट अफेयर्स जो भी चल रहे हैं, डिस्कस करो कि क्या मतलब है इसका, इसके क्या फ़ायदे हैं, अगर ऐसा करती है सरकार तो उसके क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदे होंगे। अगर आप ये डिस्कस करोगे रेगुलरली या फिर खुद से भी एनालाइज करोगे तो आपका एक एनालिटिकल माइंड सेट बन जाएगा। और इंटरव्यू में आपको यही है, आपका वो यही चेक करते हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं। इंटरव्यू का भी एक सिलेबस है। इंटरव्यू का हमें लगता है कि कोई सिलेबस नहीं है, पर इंटरव्यू का भी एक सिलेबस है जहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन्ड है, जैसे एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल कोहेरेंस। ये आपका वो चेक करेंगे कि कोई उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया तो आप उसके प्रोज, उसके कॉन्स, उसका मतलब ये सब समझ पा रहे हो, और अगर समझ पा रहे हो तो वहाँ पे बता पा रहे हो या नहीं। तो आपको कम्युनिकेशन पे अपनी और अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। जो भी आपने डैफ में भरा है आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि आपके डैफ से रिलेटेड, अगर मान लो आप यूपी से हो तो यूपी से रिलेटेड वो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं।
तो उसको आप डेप्थ में प्रिपेयर करो। गुड आफ्टरनून मैम। क्वेश्चन है मैम कि सी सेट को लेके मैम क्वेश्चन है कि सी सेट को ज़्यादा मैम फोबिया डर लगा रहता है कि मैम कैसे इसको करें, तो मैम आपने कैसे इसको हैंडल किए, किस तरीके से स्ट्रेटजी रही सी सेट को लेकर, मैम थोड़ा गाइड कर दीजिए मैम। सी सैट मेरे लिए भी एक मेजर हर्डल था। तो सी सैट के लिए मैंने जीएस की तरह ही काम किया, और अगर हम पिछले 2-3 साल का पेपर देखें तो जीएस जितना ही फोकस सी सैट आपका मांगता है। तो सी सैट पे भी आप हर दिन काम करो, ठीक है। क्वांट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसमें रीजनिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है, उन सबको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। क्योंकि अगर लास्ट टाइम वाला प्रीलिम्स अगर हम देखें तो उसमें जिन लोगों ने सिर्फ मैथ्स पे रिलाई किया है उन लोगों का सी सैट नहीं हो पाया है, ठीक है। जैसे जिसका मैथ्स बैकग्राउंड है, जिसका मैथ्स अच्छा है, वो सोचता है कि मैं तो मैथ्स से कर लूँगा। लेकिन अगर हम पिछली बार वाला पेपर देखें तो जिन्होंने मैथ्स पे रिलाई किया नहीं हो पाया। तो आपको कॉम्प्रीहेंशन भी उतने ही अच्छे से करने हैं जितना कि आप मैथ्स करते हो। तो सी सैट को डेली करो थोड़ा थोड़ा, ताकि कैसा भी पेपर आ जाए आप वहाँ हैंडल कर सको। प्रीवियस ईयर जो है वो सॉल्व करो, जो भी मॉक टेस्ट होते हैं वो सॉल्व करो, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो। थैंक यू मैम। मैम माय क्वेश्चन इज इट गुड टू हैव अ प्लान बी, और या फिर ये हमारी जो कंसंट्रेशन पावर होती है यूपीएससी की तरफ उसको हमारा कम कर देता है? प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पे। आई थिंक इसका कोई ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं है कि अगर आपका प्लान बी होगा तो आपका यूपीएससी की प्रिपरेशन पे कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा या फिर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। सी अगर आपका एकदम क्लियर है कि मुझे यूपीएससी क्यों करना है, तो आई थिंक प्लान बी इन फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स आप थोड़ा सा साइड में रख सकते हो कि पहले 2 अटेम्प्ट्स मुझे अपना पूरा हार्डवर्क करना है, पूरा अपना डेडिकेशन यूपीएससी को ही देना है। लेकिन जब आप लंबे उसमें हो जाते हो तो आपको खुद ही लगता है कि यार पता नहीं हो पाएगा या नहीं, फिर आप खुद ही ऑल्टरनेटिव सोचने लगते हो कि क्या करना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कोशिश करना है कि जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, जो भी चीज़ें मैंने बताई, जो हम इग्नोर कर देते हैं, रिविजन है, सिलेबस, पीवाईक्यूज, वो इग्नोर मत करो। यूपीएससी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। अगर कुछ कोर चीज़ें हैं, अगर आप उन पे ध्यान दोगे तो हो जाएगा। लेकिन जब लंबे टाइम के लिए हम प्रेपरेशन में हो जाते हैं तो आप प्लान बी में भी चूज़ कर सकते हो। जैसे स्टेट सर्विसेज के लिए आप जा सकते हो, या फिर और भी एग्ज़ाम्स है जो यूपीएससी करवाती है, ईपीएफओ है, सीएपीएफ है, तो वो आप तब डिसाइड कर सकते हो। थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन।